दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। प्रिय छात्रों, आज से हम 12th का पॉलिटिकल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी आपके पॉलिटिकल साइंस के संपूर्ण किताब से जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं हर पार्ट में 50 वीडियो करके स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका पहला पार्ट है जिसमें आज 1 से 50 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करें क्योंकि उससे हमको एक ऊर्जा मिलता है अंदर से कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने: फ्रांसिस फुकुयामा, डेनियल वेल एन चॉम्स्की, वी ग्नियो ब्रेजिग्नेस्की। तो इसका सही आंसर होगा ए, फ्रांसिस फुकुयामा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया। ऑप्शन आपके सामने है: इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर होगा मनमोहन सिंह, डी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? अमेरिका, चीन, फ्रांस या रूस संघ? तो इसका सही आंसर होगा ए, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या फिर इराक? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? ऑप्शन आपके सामने है: भारत, चीन, ब्रिटेन या फिर जापान? तो इसका सही आंसर होगा बी, जापान। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में? तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। अगला प्रश्न है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को, 11 नवंबर 2003 को, 21 जुलाई 2005 को या फिर 30 अक्टूबर 2008 को? तो इसका सही आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को, जिसको 9/11 की घटना के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति का परिचायक है? ऑप्शन आपके सामने: संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, यूरोपीय संघ? तो इसका सही आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? सोवियत संघ, पोलैंड, चीन, क्यूबा? तो इसका सही आंसर होगा सी, की चीन। चलिए अब अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? आपके सामने ऑप्शन है: सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर होगा सी, चीन। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, पाकिस्तान, चीन? तो इसका सही आंसर होगा डी, चीन। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? जवाहरलाल नेहरू,
लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर होगा डी, राजीव गांधी। चलिए फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। आपके सामने ऑप्शन है 1954, 1962, 1988, 2006। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2006। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है। आपके सामने ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा बी, जापान। चलिए अगला प्रश्न है कि साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। 2004 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008 में। तो इसका सही आंसर होगा ए, 2004 में। अगला प्रश्न है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। 1994 में, 1999 में, 1995 में या 2003। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 2003 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। तो इसका सही आंसर होगा सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत। तो इसका सही आंसर होगा सी, श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादी ने उथल पुथल मचाई है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा डी, नेपाल। चलिए क्या होगा, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो इसका सही आंसर होगा बी, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ, ये योजना के प्रस्तावक कौन थे। तो इसका ऑप्शन है डीन अचेसन, ए ग्रोमाइको, एथेनी एडिन, मार्स टीटो। तो इसका सही आंसर होगा ए, डीन अचेसन। चलिए अब अगला प्रश्न है कि चमेली क्रांति किस देश में हुई। मिस्र में, ट्यूनीसिया में, सीरिया में, लीबिया में। तो इसका सही आंसर होगा बी, ट्यूनीसिया में। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ 2+2 संधि की। अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा सी, जापान। फिर अगला प्रश्न है कि दक्षेस का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ। काठमांडू में, इस्लामाबाद, थिम्पू, कोलंबो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, थिम्पू में। चलिए अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीन को किस संगठन की सदस्यता मिल गई। महासभा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यूनेस्को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस देश पर बम वर्षा करके नाटो की सेनाओं ने आंदोलनकारी तत्वों की सराहना की। लीबिया, ट्यूनीसिया, मिस्र, सीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लीबिया। चलिए अगला प्रश्न है कि चीन किस एशियाई देश से रेलवे द्वारा निकटता बनाने में कार्यरत है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा बी, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने नया पंचशील का सूत्र दिया। लिपेंग, जियांग जेमिन, वेन जियाबाओ, हुजिन ताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वेन जियाबाओ। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना का क्रम टूट गया। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना का जो क्रम चल रहा था वो क्या हुआ, टूट गया। तो इसको याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया? 1956 से 61, 1961 से 66, 1966 से 69, 1969 से 1974। तो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस पंचवर्षीय योजना पर भूमंडलीयकरण का प्रभाव पड़ा? तो इसका ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 8वीं। फिर आपके सामने अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? वीरेंद्र पासवान, योगेंद्र पासवान, भोला पासवान शास्त्री, जीतन राम मांझी। तो इसका सही आंसर होगा सी, भोला पासवान शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न है, विनोबा भावे का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन, अनुसूचित जाति आंदोलन, छात्र आंदोलन या भूदान आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा भूदान आंदोलन, डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाकिस्तान के निर्माता कौन हैं? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मोहम्मद अली जिन्ना, तारिक अनवर। तो इसका सही आंसर होगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश कौन लगा रहा है? सिंटो के देश, नाटो के देश, बगदाद पेंट के देश या सोवियत रूस के देश। तो इसका सही आंसर होगा बी, नाटो के देश। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन आपके सामने है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन। दूसरा ऑप्शन है कि यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। और चौथा ऑप्शन है शीत युद्ध में हथियार की होड़ शुरू की। तो शीत युद्ध के बारे में इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। ये ऑप्शन आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। दूसरा ऑप्शन है कि किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। तीसरा ऑप्शन है वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। और चौथा ऑप्शन है कि वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए इसका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर जो आधारित नहीं है तो वो ऑप्शन है आपका सी, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध के दौर मानते हैं। तो उसका समय काल क्या था? 1945 से 1990, 1914 से 1918, 1939 से 1945 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1945 से 1990 तक का जो समय था वो अधिकांश विद्वानों ने शीत युद्ध का दौर माना है। देखिए अब आपके सामने बी नंबर का जो ऑप्शन है 1914 से 1918, तो देखिए इसको आप याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का ये समय काल है। और 1939 से 1945 का जो काल था ये द्वितीय विश्व युद्ध का था। तो ये दोनों को आप याद रखेंगे। चलिए अब आपके सामने जो अगला प्रश्न है वो है कि शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम अनुभव किया गया। तो ये क्या अनुभव किया गया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ। दूसरा ऑप्शन है समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत। तीसरा ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। तो कौन से ऐसे 2 महाशक्तियाँ थी जो उभर कर आई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन,
दूसरा ऑप्शन है सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो दो महाशक्तियाँ उभर कर आई थी सामने, वो कौन थे? वो थे सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए अगला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की सृष्टि से। दूसरा ऑप्शन है कि भारत में सुपर पावर मीन्स सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर जो मुख्य विचार किया गया था वो था दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आइवो जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुई थी वे कौन थे? आपको ये बताना है कि आइवो जीवा की जो लड़ाई हुई थी 23 फरवरी 1945 में, उनमें दो देश शामिल थे, तो वो दोनों देश कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है जापान और अमेरिका, जापान और सोवियत संघ, जर्मनी और अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, जापान और अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है कि मई 1945 में राइखस्टैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी में है, पर कि जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम था, तो उसका नाम था, ऑप्शन आपके सामने है सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, सोवियत संघ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? फिदेल कास्त्रो, निकिता खुश्रेव, स्टालिन या गोर्बाचेव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, निकिता खुश्रेव। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को कितने हफ्तों बाद लगी? उनकी संख्या थी 3, 13, 23 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, 3, कि 3 हफ्ते के बाद जो है क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा जो परमाणु हथियार तैनात किए गए थे उसकी जो भनक लगी थी अमेरिका को, वो 3 हफ्ते के बाद लगी थी। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है, इसके दौरान मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो देश कर रहे थे वे कौन कौन से थे? ऑप्शन आपके सामने है भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। दूसरा ऑप्शन है सोवियत संघ, जर्मनी, जापान तथा इटली। तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। चौथा ऑप्शन है जर्मनी, जापान, इटली तथा ऑटोमन तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा सी, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई कर रहे थे उसमें देश शामिल थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। याद रखेंगे। आपके सामने फिर अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों में जो अगुवाई कर रहे थे उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? चलिए ऑप्शन आपके सामने है जर्मनी, इटली और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। तीसरा ऑप्शन है कि हिंद, चीन, श्रीलंका तथा फ्रांस, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए, जर्मनी, इटली और जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो उसका परिणाम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो जाना, या फिर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, जिसको CIS कहते हैं, इसका जन्म, या विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलना, या मध्य पूर्व में संकट। तो इसका सही आंसर होगा डी, मध्य पूर्व में संकट। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष
चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962, 1964, 1965, 1966। तो इसका सही आंसर होगा कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद या महासचिव? तो इसका सही आंसर होगा सी, सुरक्षा परिषद। तो देखिए यहाँ पे मेरा 1 से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। ये पहला पार्ट था। फिर अगले पार्ट में हम 51 से 100 प्रश्न को लाएंगे। तो इसी तरह से ये मेरा सीरीज चलते रहेगा पार्ट बाय पार्ट। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।